So in this video we are going to see this question. So इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि the number of reflective relations on a set A of n elements is equal to. So हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक है सेट A यहाँ पे, तो सेट हमने यहाँ पे A मान लिया, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ WJE 2025 मैथ्स. So this is a question of WJE 2025 Maths PYQ, and in this question we are given that the number of reflexive relations on a set A of n elements is equal to. So we are given a set A, and set A has n elements. So first of all, to solve this we need to understand the basics of relations. So क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि गिवन है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता होगा ऑन ए सेट ए ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू. रिफ्लेक्सिव मतलब अगर एक एलिमेंट के साथ कोई और एलिमेंट अटैच है और किसी और इस एलिमेंट के साथ अगर कोई और एलिमेंट अटैच है, तो इसका मतलब इन दोनों में भी कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब ये दोनों भी उस सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कितना एन एलिमेंट्स है अगर हमारे पास सेट ए में, तो कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यहाँ पे हमारे पास. सो पहले जो रिलेशन का बेसिक चीज़ है वो हमें समझना होगा, जैसे कि ए रिलेशन. सो इफ वी आर गिवन ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन इट्स ए सिंपल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. और यहाँ पे आप देखो कि ए के पास है एन एलिमेंट्स, और जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एन एलिमेंट्स है तो इसका स्क्वायर होगा एन का स्क्वायर. सो ये होगा हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर, मतलब ये हमने निकाल लिया कि टोटल एलिमेंट कितना आएगा, मतलब जो टोटल ऑर्डर पेयर आएगा वो कितना आएगा, टोटल ऑर्डर पेयर. सो टोटल ऑर्डर पेयर जो आएगा वो आएगा हमारे पास एन स्क्वायर, ये आ गया टोटल ऑर्डर पेयर. सो टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या आएगा ये हमें निकालना होगा. अगर हमें टोटल पॉसिबल रिलेशन निकालना है तो आप एक चीज़ देखो कि एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस एन स्क्वायर पेयर्स, मतलब टोटल पेयर हमारे पास एन स्क्वायर है, लेकिन अगर हमें कोई रिलेशन सेटिस्फाई करना होगा, तो अगर हम कोई भी रिलेशन पिक कर ले तो उसको एन स्क्वायर सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि अगर हमने टोटल ऑर्डर पेयर निकाला तो एन स्क्वायर ऑर्डर पेयर टोटल है हमारे पास, और उसमें सारा रिलेशन इंक्लूड होगा जितने भी रिलेशन पॉसिबल है हमारे पास उस सेट में. सो द टोटल पॉसिबल रिलेशंस इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स. सो अब देखो कि टोटल एन स्क्वायर ऑर्डर पेयर था हमारे पास, अब हमें निकालना होगा टोटल पॉसिबल रिलेशन. सो टोटल पॉसिबल रिलेशन ये क्या होगा हमारे पास, जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होगा वो हमारे पास होगा, जो नॉर्मली हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम 2 की पावर n ऐसे करके लिखते हैं कि टोटल रिलेशन क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि n स्क्वायर है तो 2 की पावर n स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे. जो टोटल पॉसिबल रिलेशन आएगा वो आएगा 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि मतलब ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होगा वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट. क्योंकि आप देखो ये तो आ गया ऑर्डर पेयर एन स्क्वायर, तो इसका अगर सबसेट हम निकालेंगे तो हमें टोटल पॉसिबल रिलेशन मिल जाएगा, वो है 2 की पावर एन स्क्वायर. अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सॉरी, ये मैंने जो ये पहले बोला था ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये ट्रांजिटिव था, सॉरी गलती से मैंने रिफ्लेक्सिव बोला था. जो रिफ्लेक्सिव होता है वो असल में होता है कि एक एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड होगा, मतलब अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो खुद के साथ रिलेटेड होगा. तो मैंने जो पहले बोला था वो मैंने गलती से ट्रांजिटिव बोल दिया था. ये रिफ्लेक्सिव है कि ए के साथ ए का रिलेशन होगा, बी के साथ बी का रिलेशन होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो ये हमने पहले निकाल दिया. सो जैसे कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जैसे कि ए कॉमा ए, फिर हो गया बी कॉमा बी, फिर इनको हम बोलेंगे कि ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ऐसे करके ये होगा. तो अगर हमें काउंट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना है सेट ए में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल एन स्क्वायर पॉसिबल पेयर्स, टोटल पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे है हमारे पास एन स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द फेट ऑफ एन पेयर्स. जैसे कि आप देखो कि टोटल पॉसिबल पेयर जो हमारे पास था वो था हमारे पास एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर में से आप मान लो कि
जैसे अब देखो कि अगर A1 मतलब अगर ये A कॉमा ए बी कॉमा बी ऐसे C कॉमा सी डी कॉमा डी हुआ तो टोटल एलिमेंट कितना है। तो ऐसे करके अगर टोटल एलिमेंट आएगा तो टोटल एलिमेंट ऑलरेडी n एलिमेंट था हमारे पास, लेकिन जो टोटल ऑर्डर पेयर था वो है n²। सो ऐसे करके जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास n। सो जो रिमेनिंग पेयर आएगा, मतलब टोटल पेयर तो हमने निकाल लिया, सो रिमेनिंग पेयर क्या आएगा, रिमेनिंग पेयर आएगा हमारे पास जो टोटल पेयर था पहले से n² माइनस ये जो n आया हमारे पास माइनस n, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था वो आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन फॉर दिस। फॉर ईच ऑफ दिस रिमेनिंग n² माइनस n पेयर्स वी हैव टू एग्जैक्टली 2 चॉइसेस। मतलब ये आप देखो कि n² माइनस n ये पेयर मतलब ये हमारे पास रिमेनिंग जो पेयर है वो आ गया n² माइनस n। तो इस पेयर में जो हमारे पास चॉइस है, तो चॉइस हमारे पास दो है, एक चॉइस है हम इसको रिलेशन में रखेंगे, एक चॉइस है हम इसको रिलेशन में नहीं रखेंगे। तो हम इसको रिलेशन में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। सो जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो आएगा, आप देखो कि अगर दो चॉइस है हमारे पास तो 2 की पावर में ये चला जाएगा, तो वो होगा 2 की पावर n² माइनस n, क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस है, हम इसको रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। सो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं n² माइनस n, ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ WBJE 2025। So this is a PYQ of WBJE of 2025, and in this question of maths we are given that this is a question from ITF, that is inverse trigonometric function। So क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि if cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। सो इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे, जैसे कि कॉस इनवर्स अल्फा को हमने मान लिया पाई, कॉस इनवर्स बीटा को मान लो पाई, कॉस इनवर्स गामा को मान लो पाई, और ये इक्वल टू 3 पाई। सो ये बन गया ऑलरेडी हमारे पास। सो अगर कॉस इनवर्स अल्फा पाई हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई इज इक्वल टू -1, और देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -1, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। सो अल्फा -1 प्लस -1, मतलब इसके जगह हम बस -1 पुट कर देंगे, और -1 सो ये होगा हमारे पास। अब देखो कि वो -1 प्लस -1 मतलब 1 - 1 आप मान लो, -2 -1 2 सो ये 2 + 2 ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 6, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, आंसर 6 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। So in this question we are given that an n cross n matrix is formed using 0 1 and -1 as its elements. The number of such matrices which is skew symmetric is. So this is a very good question from WBJE 2025, that this is a PYQ of WBJE 2025, and in this question what we are asked, we are given an n cross n matrix is formed using 0 1 and -1 as its elements. The number of such matrices which are skew symmetric is. So first of all let us define what is a skew symmetric matrix. So you must know that what is a skew symmetric matrix। मतलब skew symmetric matrix जो होता है उसमें हमारे पास आता है कि A का मतलब कोई मैट्रिक्स अगर A गिवन है हमारे पास, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो -A के इक्वल आता है। मतलब जो A का वैल्यू होता है और जो -A का मतलब जो A के ट्रांसपोज का वैल्यू होता है वो -A के बराबर आता है। और इसमें आप ये भी मान सकते हो कि AJI जो आता है इज इक्वल टू -AIJ, मतलब रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो माइनस में आता है, मतलब इसको ही हम ट्रांसपोज बोलते हैं। और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस विच आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि n क्रॉस n मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 and -1 एज इट्स एलिमेंट्स। सो हमें निकालना होगा कि टोटल मैट्रिक्स कितना आएगा अगर 0 1 और -1 एलिमेंट्स लेके हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टोटल कितना आएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है। जैसे
पहले आप देख लो कि डायगोनल एलिमेंट में क्या आ सकता है। सो डायगोनल एलिमेंट, जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट देखते हैं तो आप देखो कि डायगोनल एलिमेंट मतलब ये क्या है, ये है हमारे पास 1,1, ये है हमारे पास 2,2, ये है हमारे पास 3,3, मतलब डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन में बोल रहा हूँ। तो हमेशा डायगोनल एलिमेंट के लिए जो आई होता है वो इक्वल टू जे होता है, आई इक्वल टू जे ये होता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट के लिए जो वैल्यू आता है वो होता है हमारे पास आई इक्वल टू जे। सो अगर हमें डायगोनल एलिमेंट से चेक करना होगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट वी हैव ओनली वन चॉइस, इट मस्ट बी जीरो। क्योंकि आप देखो एक चीज़ कि ए जे आई इजल टू ए आई जे, ठीक है। तो लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है, डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है। सो द रूल बिकम्स, आप देखो ए जे आई इक्वल टू ए आई जे हमने लिखा, लेकिन आई इज इक्वल टू जे अगर होगा तो ये होगा हमारे पास ऐसा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, क्योंकि आई को हम जे लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2ai इज इक्वल टू 0। सो 2ai को इक्वल टू 0 अगर होना पड़ेगा तो ai को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और ai मतलब कोई भी जो डायगोनल एलिमेंट है, मतलब डायगोनल एलिमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। सो जो डायगोनल एलिमेंट होगा हमारे पास वो ऑलवेज 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा हमारे पास इस केस में। सो इस केस में डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, मतलब इसमें बस एक ही वे है, एक ही उपाय है। अगर डायगोनल एलिमेंट को हमें सेटिस्फाई करना होगा तो वो 0 आएगा। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, मतलब ये तो हमने 3 डायगोनल देख लिया था n क्रॉस n में, और बाकी जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको हम अभी एनालाइज करेंगे। आप देखो कि किसी भी मैट्रिक्स में आप देखो कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब आपको ये पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n होता है तो इसमें टोटल एलिमेंट होता है n स्क्वायर। सो n स्क्वायर हमारे पास है इसका टोटल एलिमेंट, एंड n ऑफ देम आर डायगोनल। सो n क्रॉस n मैट्रिक्स में n तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, n होगा हमारे पास डायगोनल और n स्क्वायर होगा हमारे पास टोटल। सो जो रिमेनिंग बनेगा, सो रिमेनिंग बनेगा n स्क्वायर माइनस n, ये रिमेनिंग होगा n स्क्वायर माइनस n। सो अब देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो मतलब टोटल जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट वो आ गया हमारे पास। लेकिन अगर आप देखो कि इसमें और इसमें अगर हमें दोनों अलग से निकालना होगा तो मतलब एक साइड का अगर हम देखते हैं तो एक साइड का देखने के लिए मतलब डायगोनल है यहाँ पे हमारे पास ऐसा, तो अगर इस साइड या इस साइड हमें देखना होगा तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये आता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक चीज़ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक रूल होता है हमारे पास, तो उसमें आता है कि इफ़ वी पिक ए वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट अबव द डायगोनल, जो स्क्यू सिमेट्रिक रूल आता है, मतलब सपोज ये हमारे पास एक डायगोनल है, सपोज ये एक डायगोनल है हमारे पास, ये है अबव द डायगोनल और ये है हमारे पास बिलो द डायगोनल। ये टोटल है हमारे पास अबव द डायगोनल और ये टोटल है हमारे पास बिलो द डायगोनल। सो जो स्क्यू सिमेट्रिक में रूल आता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक रूल है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आप देखो कि इफ वी पिक ए वैल्यू फ्रॉम एन एलिमेंट अबव द डायगोनल, मतलब इसमें से अगर हम कोई एलिमेंट चूज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इफ वी पिक एन एलिमेंट फ्रॉम अबव द डायगोनल तो उसके लिए होता है आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, और नीचे के लिए होता है, अब जो ये आई लेस देन जे होगा तो ये क्या होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड। सो अगर ये होगा हमारे पास आई लेस देन जे, क्योंकि अब देखो कि ये एलिमेंट डायगोनल है, सो अबव अगर हम इस साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास आई लेस देन जे, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल ए जे आई, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल, ये है हमारे पास बिलो द डायगोनल। सो बिलो द डायगोनल इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बिकॉज इट मस्ट बी माइनस ए आई जे। सो आप देखो कि अगर आई लेस देन जे हुआ तो ये होगा हमारे पास ए आई जे और ये होगा हमारे पास माइनस ए आई
जे, ये होगा हमारे पास माइनस ए आई जे। सो आप देखो कि टोटल कितना पोजीशन मिला था हमारे पास n इंटू एन माइनस वन बाई टू। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप देखो कि जो चॉइस हमें फिल करना होगा, हमारे पास बस तीन ही चॉइस है, 0 1 और -1। सो ये चला जाएगा 3 की पावर में। सो 3 की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 3 की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। So this is a question number 5, and in this question of this is a question of WBJE 2025. It was question number 5 of WBJE 2025. So in this question we are asked that लेट ए इज इक्वल टू 5 अल्फा अल्फा। मतलब जो एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इफ़ ए का मॉड हमने ले लिया और उसका स्क्वायर हमने कर दिया, मतलब ए का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है हमारे पास 25। सो अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मतलब अल्फा का मॉड जो होगा वो क्या होगा। सो ये कैसा डिटर्मिनेंट, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आप देख लो पहले कि आप देखो नीचे तो ये सब 0 0 0 हो रहा है और ऊपर ये ऐसा एक वैल्यू वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूटीएम, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0। सो ये मेन डायगोनल है हमारे पास, ये हमारे पास मेन डायगोनल, ये है हमारे पास 0 और ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स टोटल जो है मैट्रिक्स है वो हमारे पास बन के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0। सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देख लो कि फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। द डिटर्मिनेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगोनल। मतलब ये आप एक ट्रिक याद रखना कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, मतलब वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, जो ए, मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट आता है वो आता है हमारे पास जो मेन डायगोनल है उसका प्रोडक्ट, मतलब मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब 5 इंटू 5 इंटू एल्फा। सो 5 इंटू 5 इंटू एल्फा ये आ जाएगा हमारे पास। सो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25 अल्फा। सो ए का वैल्यू है हमारे पास 25 अल्फा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर हम कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 625 इज इक्वल टू 1/25 इज इक्वल। सो इससे हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1/5। और यहाँ पे आप देखो कि प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मॉड दिया है तो ये 1/5 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी है जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बस ये ट्रिक याद रखना होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए अगर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। In this question, we are given that question number 6, the set of points of discontinuity of the function f of x is equal to x minus gif of x, x belong to real number is. So in this question, we are asked to find the points of discontinuity of the given function, that is f of x. So for this type of question, this is a PYQ of WBJEE 2025. So for this type of question, it's a very easy question. See, first of all, understand the function. To understand the function, f of x is equal to x minus gif of x. So for this function, it represents gif, or we can call it greatest integer function or the floor function, which outputs the greatest integer less than or equal to x. मतलब एक फंक्शन f of x दिया है हमारे पास, वो है हमारे पास x, वो है हमारे पास x, जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर है, माइनस जो x का प्रीवियस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। मतलब आप एक GIF को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आप मान लो x का वैल्यू है हमारे पास 1.3 समथिंग, ऐसा कुछ मान लो, इज इक्वल टू 1.3 माइनस आप देखो माइनस क्या होगा, माइनस होगा 1 इज इक्वल टू 0.3। क्योंकि आप यहाँ पे देखो 1.3 का जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है हमारे पास 1,
तो ये होगा 0.3। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आप देखो कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये आपको पता भी होगा कि ऐसे टाइप के फंक्शन में जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है वो हमारे पास z मतलब जो इंटीजर है वो ही होता है, क्योंकि ये तो आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन आप एक एग्जाम्पल से देख लो कि f ऑफ x अगर हम लिखते हैं, कोई भी आप इंटीजर उठा लो, 3 मान लो पहले, 3 माइनस जो GIF ऑफ 3 होता है वो भी हमारे पास 3 ही आता है, इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो लेकिन f ऑफ x जब हम इसका अगर हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, सो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, मतलब 3 के अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग 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 इज इक्वल टू, अगर 3 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो ये फिर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इतने तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं इसको कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, मतलब 3 माइनस 2.999999 समथिंग, मतलब 3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, मतलब ये होगा हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो आप देखो कि इसका LHL और RHL मैच नहीं कर रहा एक दूसरे से, LHL RHL और जो ओरिजिनल f ऑफ x पे वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहा। तो ये जो z है, z पे इसका आ गया पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इंटीजर पे ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। This is the question number 7 of WBJE 2025 PYQ WBJEE 2025, and remember in this question it's a very easy question. See, we are given a function for less than equal to 1 and for greater than 1. It has two different values of the function where x belongs to real number इस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, मतलब हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। देन ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो अगर इसमें हमें ए का और बी का दोनों का वैल्यू निकालना है तो आप देखो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो इसको चलो पहले कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं और एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं। एक्स इक्वल टू 1 पे अब इसका कॉन्टिन्यूटी इक्वल कर दो कि 1 + 3 + a इज इक्वल टू b + 2, a minus b is equal to 2 minus 3 minus 1 is equal to 2 minus 4 is equal to -2, so b minus a is equal to 2। ये एक इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। और आप एक काम कर लो कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल कर दो, क्योंकि हमें लिखा है कि इस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मतलब ये अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल कर देंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। मतलब पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x + 3, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, इज इक्वल टू b सामने आ जाएगा क्योंकि x यहाँ से हट जाएगा +0। सो 2x + 3 इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू, आप देखो कि x की जगह यहाँ पे 1 है तो b को 1 पुट कर, मतलब x को 1 पुट कर दो तो यह जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सो b अगर 5 है तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर a विल बी द करेक्ट ऑप्शन। In this question we are given an integration and the integration looks difficult but it's very easy in reality. The integration looks complex, so इस क्वेश्चन में दिया है हमारे पास इंटीग्रेशन और इसका लोअर लिमिट दिया है 3, अपर लिमिट दिया है 6। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इंटीग्रेशन का वो है √x divided by √9 - 6 plus √x dx. So we need to find out the value of the integral. So for finding the value of the integral we can do one thing, that if we are going to solve it in any other way then it will take a lot of time and it may not be doable. But see, if you follow the King's property and if you remember the King's property for this question, then it's a very doable and very easy question. So just we need to remember the King's property for this, and this is also WBJE 2025 PYQ. So now check this out. See the question. See, if you see that 6 here is given, 6 here is given 3, and see 6 and see 6 plus 3, we know that
अगर हम 6 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 9. सो 6 प्लस 3 इज 9 और inside the square root we are given 9. So you need to think that you need to click in your mind that the King's rule will be applied here. If you know the King's rule properly, then you will definitely understand what I'm trying to say. The King's rule states us that for a to b, integral f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. See, do one thing. Now see, in this question, now see that we are given 6 and 3. So our lower limit is 3 but the upper limit is 6. So if we are trying to solve it, then do like this. Just do nothing but apply the King's rule. So for this question, it will be still from 3 to 6, but replace x. See, here we have replaced x by a plus b minus x. So we have to replace x here by 6 plus 3, that is 9 minus x, root 9 minus x divided by root 9 minus x, because here we are already given root 9 minus x. Plus you see 9 minus 9 minus x, so it will become root x plus root x. So now do one thing. See, we had initially the equation 1, so let it be the equation 1 is equal to this, and let the equation 2 be this. So from the equation 1 and equation 2 we can add them together. So let's do nothing but just add them together. So we can write that if we are adding this together, it's equation 1 equation 2. So if we add equation 1 and 2, then it becomes like integral of 3 to 6, equation 1 plus equation 2 will become root 9 minus x plus root x divided by root 9 minus x plus root x dx is equal to integral 3 to 6. See, this will get cancelled with this one, so it will become just dx. So it will become just dx. So it's x from 3 to 6. Oh, and once again, see, we are adding this I and I, so it will become 2i. So 2i is equal to this, so is equal to 6 minus 3 is equal to 3. So 2i is equal to 3 from here implies I is equal to 3 by 2. So the final answer that we are getting here is option number B, that is 3 by 2. So the value of the integration that we got is 3 by 2, and we have solved it very easily using the King's rule. So we need to apply King's rule for this type of questions of integration. Just check that 6 plus 3, if we add them and subtract x, then we are getting this form. So for this type of question, just apply the King's rule. We are given a very good question here, and it's a question of integration of WBGI 2025. सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि इंटीग्रल ऑफ 0 to 1.5 x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो है ये GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो एक्स स्क्वायर डी एक्स ये जो हमारे पास दिया है, सो ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें गिवन है. सो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा. सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है जो GIF के अंदर है, तो आप पहले देखो कि आपको पता है कि जो GIF फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. मतलब आप देखो कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को हमें लाना पड़ेगा इंटीजर. मतलब पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके इसको सॉल्व करना होगा. और एक्स स्क्वायर किस किस वैल्यू के लिए इंटीजर आता है 0 से 1.5 में. जैसे कि आप देखो कि x इक्वल टू 0 पे ही इंटीजर आएगा, x इक्वल टू 1 पे ही इंटीजर आएगा, x इक्वल टू रूट 2 पे ही इंटीजर आएगा, क्योंकि x इक्वल टू रूट 2 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2. सो 2 पे ऑब्वियसली 2x इंटीजर. लेकिन हम x इक्वल टू रूट 3 नहीं ले सकते, क्योंकि जो रूट 3 होता है वो होता है 1.732. और यहाँ पे हमारे पास
अप टू 1.5 दिया है। सो ये इन तीनों पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना होगा। सो पहला पार्ट होगा इंटीग्रल 0 से 1 तक, दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रल 1 से √2 तक, और तीसरा पार्ट होगा √2 से 1.5 तक। सो x² dx। सो जैसे हमने इसको तोड़ दिया, सो इसको तोड़ने के लिए x² dx प्लस x² dx प्लस x² dx। अब आप देखो एक चीज़ कि 0 से 1 के बीच अगर हम x² का वैल्यू पुट भी करते हैं ना, तो ये हमेशा 0 ही आना है, क्योंकि आप देखो कि जब हम 0 से 1 में इसका GIF निकालेंगे, अब ऑब्वियसली ये भी GIF में आएगा। हमने ब्रेक किया लेकिन इसके बाद भी ये GIF में आएगा, प्लस ये बाहर होगा। सो हाँ, ये हमने लिख लिया। लेकिन अब देखो कि 0 से 1 के बीच आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.99999, हर किसी वैल्यूज़ को यहाँ पे 0 में ही आना है। अगर हम इसका GIF लेंगे तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से 0 पुट कर देंगे। और जो ये सेकेंड वाला आएगा, मतलब 1 से 2 के बीच, मतलब जो ये आएगा हमारे पास 1 से 2 के बीच, तो इसका वैल्यू 1 ही आना है। मतलब ये आएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 dx, इंटीग्रल dx 1 से √2 तक। और आप अगर √2 से 1.5 ले रहे हैं तो ये हमेशा 2 ही आना है, क्योंकि √2 मतलब 2 का मतलब √2 का स्क्वायर 2 है हमारे पास, तो 2 और 2 से 1.5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 9/4। मतलब 2 से 9/4 के बीच में अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं तो मतलब 2 के बाद ही हमें लेना पड़ेगा। तो 2 के बाद अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे 2 ही पुट करना होगा। सो इंटीग्रल √2 से 1.5 2dx। और इसको तो अगर हम फर्दर सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x आता है यहाँ पे हमारे पास 1 से √2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आता है 2x, यहाँ पे आता है √2 से 1.5। सो इसका जो सॉल्यूशन फाइनली आएगा वो आएगा हमारे पास i = 2 माइनस √2, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ WJ 2025 PYQ। So in this question, this is a question of maxima minima from the application of derivative chapter। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है हमारे पास, क्योंकि आप इसको देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप देखो कि गिवन है द फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 12x + 4 हैज़, ये हमें निकालना होगा कि कितना मैक्सिमम मिनिमम कितना है, ये हमें निकालना होगा कि कितना हो सकता है ये। तो जैसे f(x) है ये, तो पहले मैक्सिमम या मिनिमम, जो मैक्सिमा मिनिमा जो लोकल वाला आता है उसको निकालने के लिए हम f' लगा लेंगे। मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f' होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6x² - 3 × 2 = 6x - 12 = 0 implies x² - x - 2 = 0। सो x² - x - 2 = 0, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 6, तो हमने पहले उड़ा दिया, तो 6 आप रख भी सकते हो, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो। अब अगर आप चाहो तो 6 हम उड़ा भी सकते हैं इस यहाँ से, तो 6 ये आ जाएगा 6x - 2x + 1 = 0। सो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2x का वैल्यू 1 आ जाएगा -1। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ये चेक करने के लिए कि इस पे मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम। सो डेरिवेटिव पहले निकाल दिया, डबल डेरिवेटिव होगा 6 × 2 = 12x - 6, 12x - 6। सो 12x - 6, अब x = 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा 24 - 6 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और -1 पुट कर दो, सो माइनस, और ये लेस देन 0 आएगा क्योंकि -12 - 6 - 18 लेस देन 0। सो जो इस पॉइंट पे इसका आएगा हमारे पास, इस पॉइंट पे इसका आएगा हमारे पास मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा आता है। मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो
मैक्सिमम। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे गिवन है कि 1 लोकल मैक्सिमम एंड 1 लोकल मिनिमम। सो एक लोकल मैक्सिमम और एक लोकल मिनिमम हमें मिल गया ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। In the question number 12 of WBJE 2025 PYQ were given. It is a question of WBJEE 2025 PYQ. So in this question we are given that for what value of a the sum of the squares of the root of the equation x square minus a minus 2x minus a plus 1 is equal to 0 will have the least value. So it's a good question, it's solvable, doable question. So let's solve it. आप देखो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट मतलब एक रूट अगर अल्फा एक रूट बीटा हुआ तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन विल हैव द लीस्ट वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। आप यहाँ पे देखो कि जो अल्फा प्लस बीटा आएगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, मतलब माइनस बी क्या है हमारे पास ए माइनस 2 माइनस बी है माइनस ए माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। और अल्फा बीटा होता है आपको पता है कि सी माइनस है, यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, सी यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए प्लस 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, सो ये माइनस 1 प्लस माइनस अल्फा प्लस 1 या फिर 1 माइनस अल्फा भी हम लिख सकते हैं इसको। सॉरी 1 माइनस ए होगा, ये 1 माइनस ए होगा, क्योंकि अब देखो 1 माइनस ए सी बाई ए ये आ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, और हमें ए का वैल्यू पूछा है। अब देखो कि अल्फा प्लस बीटा ए माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस ए, इस पूरे इक्वेशन को हमें मिनिमम बनाना होगा। इस पूरे इक्वेशन को हमें मिनिमम बनाने के लिए ए का वैल्यू कितना लेना होगा ये हमसे पूछा गया है। अब देखो कि आप अगर ए का वैल्यू 1 लेते हो यहाँ पे तो आप चेक करके देख सकते हो, आप ऑप्शन पुट करके देख लो। आप ए का वैल्यू पहले 2 से चेक कर लो कि 2 लेने से क्या आता है। 2 लेने से आप देखो कि 2 लेने से यहाँ पे अगर हम ए का वैल्यू 2 लेते हैं सो ए का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हो गया, और माइनस ऑफ 2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ये हम ए इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं, सो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, सो ये 2 हो जाएगा। सो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आप ए इक्वल टू 1 पुट करके देख लो। यहाँ पे ए इक्वल टू 1 पुट करने से ये टोटल इस साइड 1 माइनस ए 0 हो गया, मतलब 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और ए माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो ये इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे अगर आप 0 लेते हो कि ए इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो ए इक्वल टू 0 पे ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 1 मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं है 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मतलब 2, सो ये भी नहीं होगा। सो ए का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, ए का वैल्यू 1, ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम WBJE 2025। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ पी ऑफ एक्स बी ए रियल पॉलिनोमियल, जो हमें गिवन है कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, अच्छा ठीक है, व्हिच हैज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब आप देखो कि पी ऑफ एक्स अगर रियल पॉलिनोमियल है और गिवन है कि लोकल मैक्सिमम इसका एक्स इक्वल टू 1 पे आ रहा है, मतलब p-1 is equal to 0 and a local minimum at x equal to 3, मतलब
पी डैश थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आता है किसी भी फंक्शन का, तो उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको अगर हम उस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो उस पॉइंट को पुट करने से उसका डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इफ पी ऑफ वन इज इक्वल टू सिक्स एंड पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू, मतलब पी ऑफ वन और पी ऑफ थ्री का वैल्यू हमें दिया है सिक्स और टू रेस्पेक्टिवली, देन पी डैश जीरो इज इक्वल टू, सो पी डैश जीरो का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहले आप देखो, आप एक काम करो, आप देखो कि यहाँ पे x इक्वल टू वन गिवन है और यहाँ पे x इक्वल टू थ्री गिवन है, और x इक्वल टू वन पे जो p डैश x होगा वो ज़ीरो होगा, x इक्वल टू थ्री पे भी p डैश x ज़ीरो होगा। मतलब x इक्वल टू वन को हम लिख सकते हैं x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। मतलब x माइनस वन और x माइनस थ्री है, x माइनस वन और ये x माइनस थ्री, ये दोनों को अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो p डैश x आएगा, मतलब आप देखो कि x माइनस वन और x माइनस थ्री ये दोनों बन जाएगा इसका डिविज़र। मतलब जो पॉलिनोमियल p डैश x है हमारे पास, उस मतलब जो पॉलिनोमियल p डैश x है हमारे पास, उसको अगर हम x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये दोनों फैक्टर है हमारे पास p डैश x का, ये दो अगर हमें p डैश x का फैक्टर गिवन है सो इसके साथ कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर लो, और अगर हम इसके साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू हम p डैश x लिख सकते हैं। और हमें अभी करना होगा इसको सिंप्लीफाई, मतलब इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री का वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू पी डैश एक्स। अब आप कर लो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास k इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्योंकि पी डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो फिर अगर दोनों साइड हम ऐसे इंटीग्रल करते हैं तो फिर ये पी ऑफ मतलब पी एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखो कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू सिक्स, अच्छा ये प्लस सी भी आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस सी आएगा, और प्लस सी का वैल्यू हमें निकालना होगा, मतलब प्लस सी और के इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो पहले पी ऑफ वन आप पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा के वन बाई थ्री माइनस फोर बाई टू प्लस थ्री प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ वन का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी सिक्स हमारे पास। यहाँ से हम लिख सकते हैं सिक्स आप ले लो, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, ट्वेल्व प्लस वन थ्री वन सिक्स इज 18। नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे हमने वन लिया था, अब थ्री लेके एक बार देखो कि थ्री पुट करके क्या आता है। हम इसमें वन भी पुट कर सकते हैं या फिर थ्री भी पुट कर सकते हैं, बस थ्री पुट करके देखते हैं, शायद ये के कैंसिल हो जाए यहाँ पे। सो पुट x इक्वल टू थ्री, सो x को अगर हम थ्री पुट करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा के नाइन माइनस 18 प्लस 9, अच्छा हाँ ये कैंसिल हो गया, मतलब के ये पूरा कैंसिल हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ थ्री का वैल्यू गिवन था हमारे पास टू, सी इज इक्वल टू टू, ये सी इज इक्वल टू टू आ गया हमारे पास। अभी हम ये पी ऑफ वन इसको पुट कर सकते हैं, तो पी ऑफ वन इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा के वन बाई थ्री माइनस टू प्लस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। सो आप देखो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे के टाइम्स बाई थ्री वन माइनस सिक्स प्लस नाइन, नाइन प्लस वन यहाँ पे आता है टेन, टेन माइनस सिक्स यहाँ पे आता है
4/3 इज इक्वल टू 6 - 2 4, और इससे ये कट जाएगा तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 था, ये भी 4 है, सो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सो टोटल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, k इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। सो अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, प्लस c भी आएगा। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा, p-0 पूछा है ना, तो k इज इक्वल टू 3 पुट कर दो इस इक्वेशन में। 3 x को 0 मान लो, 0, क्योंकि p-0 निकालना है, -4 × 0 मतलब ये भी 0, +3 इज इक्वल टू p-0। सो इसको देख के पता चल रहा है कि ये 9 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा। सो 3 × 3 इक्वल टू p-0, सो p-0 इज इक्वल टू 9। सो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारे पास, p-0 इज इक्वल टू 9। दिस इज अ PIQ ऑफ WBJE 2025 again. And in this question we are given that if x is equal to integration of 0 to y 1 by root 1 plus 90 square dt and d square y by dx square is equal to ay, then a is equal to, so in this question we are given an integration in which we are asked to integrate a given function with respect to t. We are asked to integrate a given function with respect to t, but you see the limit is put here from 0 to y, and here it's given x, and from the very fundamental principle of integration we know that if it's given like that, x is equal to integral 0 to y and something function of t or something function of another variable is given to us, then we can write it like that. See, in this type of cases you do one thing, that you can differentiate both sides with respect to y, because here already the variable is given in terms of y, whereas you are differentiating with dt. So forget about this t differentiation, I mean forget about the variable t and do differentiation from both sides. That is, if x is equal to integral of 0 to y, then you can write it like this: dx by dy is equal to 1 by root 1 plus 9t square. And now see, we need d square y by dx square, so we need to just reciprocate it. We need the reciprocal of this function, so we can write dy by dx is equal to root over 1 plus 9t square. dy by dx is equal to root 1 plus 9t square. So again, just we need to find d square y by dx square, so just differentiate it again. D square y by dx square is equal to, if we differentiate it again, then you can see the differentiation is very easy. We have to follow, I think that we have to follow the chain rule here. So if we do it like d square y by dx square, then first of all you differentiate the 1 plus 90 square, sorry, here is a small mistake. See, when we are writing it as when we are converting this, then see, we are differentiating with respect to y, so we cannot keep the variable as t, because see, when we are given that we have to put limit from 0 to y, then while we are again differentiating it, then we need to put the value of t here as y. So put here y. Otherwise we can't differentiate it. So 1 plus 9y square, it will be 1 plus 9y square, not 9t square, and again it will be 1 plus and when we reciprocate it, it becomes 1 plus 9y square. So d square y by dx square, the value becomes, we need to just differentiate it. So we are differentiating it with respect to y, sorry, with respect to x. We are differentiating it with respect to x, then it becomes 1 plus 9y squared. See, it's actually 1 plus 9y squared to the power 1 by 2. So the power 1 by 2 will come in front. The power 1 by 2 will come in front, and 1 plus 9y squared, and again the it will be 1 plus 9y squared as it is.
and c 1 plus 9y square, and c in previously the power was 1 by 2, so it will be 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 2, and c dot I mean multiplied by 18y, because see 9 if we differentiate it then it becomes 9 to the 18y, and again multiply it, and see we are differentiating here with respect to x, but here is no x, so we need to differentiate this y with respect to x, then it becomes dy by dx. It becomes like this. And see already we know the value of dy by dx, so we need to put here the value. And see d square y by dx square is ay given, already given to us, so ay is equal to 1 by 2 root 1 plus 9y square into 18y into root 1 plus 9y square. So this gets cancelled with this, and 2 gets cancelled with 2 9s are 18, and y gets cancelled with y, so from here it becomes a is equal to 9. So the option number C, that this will become the correct option. And for this question we just need to remember the initial beginning, that is if given us x equal to from 0 to another variable probably y, and inside we are given 1 plus 90 square dt something like this, then if we are given 0 to y, then we just write dx by dy is equal to 1 by root 1 plus 9y square. So this is our final solution. In this question, we are asked to solve the integral of a given function of modulus of x, and we are given to integrate it from -1 to 1 with respect to x. So for this type of question, just do one thing, that see the denominator. In the denominator we are given x square plus 2x plus 1, so you can write it at, you see a square plus 2ab plus b square formula, you see the फंक्शन इज लाइक ए टाइप ऑफ दिस. एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है. सो ये क्वेश्चन है हमारे पास WBJEE 2025 का PYQ है ये हमारे पास. सो इस क्वेश्चन में जैसे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा बनेगा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 तक जाएगा. एक्स क्यूब को अलग से लिख लो आप, नहीं आप पहले एक काम कर लो, डिनोमिनेटर को लिख लो. डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऑलरेडी जो गिवन है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर का x प्लस 1 जो है इसको आप अलग से लिख लो. ऊपर का जो ये x प्लस 1 है इसको अलग से लिख लो, प्लस इंटीग्रल -1 से 1 एक्स क्यूब ये अलग से आएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से आएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 1 बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, प्लस यहाँ पे 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा. कैसे आप देख लो, आप देख लो कि जो आप एक काम करो, यहाँ पर लिख लो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ -x क्या आएगा, ये आएगा -x क्यूब बाई -x, यहाँ पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर. सो एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x, सो इट इज़ ऑड function, and for odd function we know that integration of any odd function from -1 to 1 it will be 0. And now check for this, and for this if we put -1 and 1, now put in the equation, check this equation. It's given f of x equal to 1 by x plus 1, and f of -x will be the same 1 by x plus 1. So f of x will be f of -x equal, so it is even function. इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के लिए आपको पता होगा कि क्या होता है, कि इवन फंक्शन के लिए हमें 2 बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इनटू इंटीग्रल -1 से पहले 1 था, और ये हम 0 से 1 तक लिख लेंगे. और क्योंकि ये 0 से 1 तक हमने लिख लिया, तो 0 से 1 तक x तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको हम 1 बाई एक्स प्लस 1 dx ऐसे लिख सकते हैं. तो ये इक्वल टू आएगा 2
log x प्लस वन, टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स, मतलब टू लॉग एक्स प्लस वन। सो एक्स प्लस वन क्या आएगा, वन प्लस वन। अब देखो कि x का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे टू लॉग टू ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर शो। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल ऑप्शन। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट हमें लगाना था वो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। एक बार हमने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली।